क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य एसएसआईसी कनकपुर विद्यालय से। जैसा कि बच्चों हमारा रसायन विज्ञान के परमाणु की जो संरचना है उसका आज लास्ट हमारा क्लास है। लास्ट में हमने आपको यह बताया था कि क्वांटम संख्या क्या होते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि क्वांटम संख्या हमारे 4 प्रकार के थे। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और द्विगंशी अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या हमारा वहाँ पर था। आज हम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उन अपवादों को हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि जिसमें अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम के विपरीत कहीं भी कुछ होते हैं। तो उसमें एक हमारे वैज्ञानिक थे, हुंड का जो नियम यहाँ पे आया, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या होता है। हुंड का अधिकतम बहुलकता का जो नियम था इस नियम में यह बताया गया था किसी भी उपकोष के जो संभव इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम उनके उपकोषों में किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का अगर वितरण करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने का जो हमारा तरीका होता है वह किस प्रकार का होता है यह बताया गया। अर्थात किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जब हम फिलअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को पहले जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न हमारे भर जाएं तब तक हम इलेक्ट्रॉनों को किसी भी कक्षक में युग्मित नहीं करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे बच्चों हमारा आ गया, मान लीजिए किसी का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और वो 3p4 आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। अगर हम आप यहाँ पे कहते हैं कि p उपकोष में हमारे कितने कक्षक होते हैं तो आप कहते हो कि p उपकोष में हमारे 3 कक्षक होते हैं। तो याद रखना बच्चों 3 कक्षक होते हैं। अब इन 3 कक्षकों में अगर आपको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिया है और इन चारों इलेक्ट्रॉनों को अगर इस कक्षकों में भरना है, अगर हम इसको ऐसे भरते हैं, ध्यान देना, अगर इस प्रकार से भरते हैं तो यह हमारा नियम गलत माना जाता है। और हम अगर इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार भरते हैं तो हुंड सर ने अपने नियम में यह बताया था कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को हम युग्मित तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में ना भरा जाए। तो पहला ध्यान देना बेटा, उन्होंने कहा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। देखिए हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, अब इलेक्ट्रॉन नंबर 4। अगर किसी बच्चे ने किसी भी अगर यहाँ पे इसका अगर कक्षक का वितरण किया इलेक्ट्रॉनों में, अगर इस प्रकार भरते हैं तो यह रूल हमारा गलत माना जाता है और यह रूल बेटा हमारा क्या है, सही है। तो हुंड सर ने यही आपको बताया था कि इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनों को सही रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। और देखिए जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 4d आपका 7 आ गया। अब हमें d उपकोष के कक्षकों को भरना है। तो d उपकोष में हम जानते हैं कितने कक्षक होते हैं, तो d उपकोष में बेटा हमारे 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो 5 कक्षकों में हम सबसे पहले जितना हमारा दिया है इलेक्ट्रॉन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण किया। इलेक्ट्रॉन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब छठा इलेक्ट्रॉन ये हुआ और 7वां इलेक्ट्रॉन हमारा ये हुआ। तो ये तरीका हमारा हुंड के नियमानुसार ये सही माना जाता है। अगर किसी ने गलती से अगर इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार कर दिया तो यह नियम हमारा गलत माना जाता है। 7 इलेक्ट्रॉन आपने दिखाया तो, लेकिन नियम के आधार पर यह हमारा रूल क्या होता है बेटा, गलत होता है और यह नियम आपका सही माना जाता है। ठीक है ना। तो इसी के आधार पर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे आपको कि उनके नियम के आधार पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमारा सिस्टम है, जो क्रम है, उसके आधार पर भी
कहीं कहीं गलतियां आपको देखने को प्राप्त होती हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो वास्तविकता रूल होता है, आप कहते हो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6। ऐसे हमारा नियर अबाउट आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यही क्रम होता है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने क्रोमियम का किया, क्रोमियम, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करना चाहते हैं और हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉपर का। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद देखने को मिलता है। अगर नियमतः अगर आप यहाँ पे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसी क्रम में करेंगे, जब हमारा 24 आ जाएगा तो हम अपने आप को वहीं पे रोक लेते हैं। तो ध्यान देना बेटा, हम करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3। अब देखिए यहाँ तक हुआ 2 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18 हो गए, 18 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हमारे पास 4 बचा है, तो हम यहाँ पे D का लेंगे 4d10, जो कि नियमतः बेटा ये गलत माना जाता है। इसके स्थान पर हमारा जो होगा 4s1 एंड 3d5 होना चाहिए। यह बेटा यह रूल यह क्यों ऐसा होता है, तो हुंड सर ने अपने नियम में यह बताया था कि सबसे ज़्यादा स्थायित्व की बात करेंगे, अगर किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को आपने भरा है, तो जो हमारा पूर्ण कक्षक होते हैं, पूर्ण कक्षक का अस्तित्व सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अर्धपूर्ण कक्षकों का अस्तित्व होता है, और इसके बाद बेटा हमारा अपूर्ण कक्षकों का अस्तित्व होता है। पूर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं D10 है, ये पूर्ण कक्षक है। ध्यान देने की बात यहाँ पे है, ये अगर पूछता है कि ये हमारा इस तरह दिया है, ये देखिए ये हमारा जो है पूर्ण कक्षक है, यहाँ पर हमारा पूर्ण कक्षक D आपका 10 हुआ। अगर बेटा हमारा D5 है, तो D5 जो होता है इसे बोलते हैं अर्धपूर्ण कक्षक। अर्धपूर्ण कक्षक जो होता है वह हमारा अपूर्ण की अपेक्षा ज़्यादा अस्थायी होता है। जैसे अगर किसी के पास D4 हो गया और किसी के पास D9 हो गया, तो D4 या D9 अगर कहीं पे देखता है कोई, तो इसे हम बोलते हैं अपूर्ण कक्षक। ध्यान देना, ये हमारा पूर्ण कक्षक हुआ, ये हमारा अर्धपूर्ण कक्षक, और ये बेटा हमारा होता है अर्धपूर्ण कक्षक। तो यहाँ पे उसी नियम के आधार पर यहाँ पे यह नियम हमारा जो ये वाला दिया है, ये वाला भाग नियमतः तो इसी क्रम में होना चाहिए था, लेकिन यह गलत माना जाता है, क्योंकि अगर बच्चों हम यहाँ पे 4s2 का करते हैं, अगर कक्षक बनाएंगे, 4s2 का इस प्रकार होगा और हमारा D का जो होता है इस प्रकार होता है। अगर आप 4D का बनाएंगे तो 4D3 का अगर बनाएंगे, 4D4 का अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बेटा देखिए ये अर्धपूर्ण है, अर्ध अपूर्ण है, ये अर्ध अपूर्ण, ये अपूर्ण कक्षक होता है। जबकि हम देख रहे हैं कि यह जो कक्षा है, यह जो कक्षा है, ये जो D वाला है, D तीसरे कोष में ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये 4s2 हमारे चौथे कोष का इलेक्ट्रॉन है। अब चौथा कोष हमारा जो यस उपकोष है उसका पूर्ण है, जबकि तीसरे कोष का जो D उपकोष है वह अपूर्ण है। तो D उपकोष कहता है कि हे, आप हमारा अर्धपूर्ण कक्षक भरे हुए हो, लेकिन आपने चौथे कोष में जो आपका यस उपकोष है उसके कक्षक को पूर्ण किया, तो यहाँ से बेटा एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल करके हमारा इस वाले में आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा एक भर जाता है। तो ये हमारा D5 से आप D4 से D5 होगा, और ये 4s1 से
आपका जो 4s2 से 4s1 बन जाता है। याद रखना, अगर कोई पूछे कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ ये वाला रूल गलत क्यों हुआ, ये सही क्यों हुआ, तो आप कहेंगे कि यह अपूर्ण है, जबकि यह अर्धपूर्ण है। तो हमारे हुंड के नियमानुसार, हुंड सर ने अपने नियम में यह बताया था, अर्थात उनके नियम का ये अनुप्रयोग हमारा कहा जाता है कि जब कोई भी कक्षक में, उपकोष में कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का जब वितरण करते हैं तो हम सर्वप्रथम वरीयता देंगे पूर्ण कक्षक के लिए। अगर पूर्ण कक्षक नहीं पूरा हो पाता तो वहां पे हम बोलेंगे कम से कम अर्धपूर्ण तो होना चाहिए। तो अर्धपूर्ण न होने पर अगर अपूर्ण की अवस्था आती है तो हम प्रयास करते हैं कि वह हमारा क्या बन जाए, अर्धपूर्ण बन जाए। तो यहाँ अर्धपूर्ण बनाने के लिए हमारा ये नियम यहाँ पे हुआ। याद रखना, जब भी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे हम 4s1 करते हैं और जहाँ पे 3d4 लिखते हैं वहाँ पर 3d5 करते हैं। किस लिए? अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए। उसी प्रकार से बच्चों अगर क्रोमियम का करते हैं तो क्रोमियम का आपने देखा, अब आप कापर का बात करेंगे, कापर का भी उसी क्रम में होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। अब वही कहानी यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पे क्रोमियम का आपने देखा, उसी प्रकार से अब कापर का देख रहे हैं। कापर में भी यही बेटा कंडीशन हुआ। ये हमारा तीसरा कोष है, ये हमारा चौथा कोष का इलेक्ट्रॉन है। तीसरा कोष का जो डी उपकोष है वह हमारा अपूर्ण कक्षक को यहाँ पे दिखा रहा है, और जबकि चौथा कोष का जो यस उपकोष है वह पूर्ण को दिखा रहा है। तो वही रूल यहाँ भी लगेगा कि यहाँ पर ये अपवाद है, तो इसी अपवाद को आधार पर रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने ये बताया कि अर्धपूर्ण कक्षक जो होंगे वह अपूर्ण की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो अपूर्ण न होने के कारण, अपूर्ण होने के कारण इसको हम लोग मानेंगे ये गलत है, और यहाँ पे इसका पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही रूल कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रिप्लेस होता है। किसके कारण होता है? क्योंकि यह बेटा अपूर्ण कक्षक को बता रहा है, अपूर्ण कक्षक अस्थायी होता है। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन इसका दे दिया, तो यहाँ बना हमारा यहाँ पर ये, तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट हुआ, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, और यहाँ पे 4s2 के स्थान पे 4s1 हुआ, और 3d9 के स्थान पर 3d10 हुआ। तो याद रखना 4s1 3d10 ये जो है अस्थायी, ये बेटा अस्थायी है ना, और ये बेटा हमारा क्या है, अस्थायी है। तो अस्थायी और अस्थायी के दृष्टिकोण को रखते हुए हमारे यहाँ पे अपवाद आया। तो ये वाला रूल जब भी आएगा याद रखना, हमारे ऐसे नियम को बनाए रखेंगे। अगर कोई पूछता है कि ऐसा क्यों होता है तो आप यही बोलोगे कि इस अवस्था में हमारा डी उपकोष जो था इसके कक्षक जो है अस्थायी आ रहे थे, और इसीलिए अस्थायी को दिखाने के कारण मैंने इसको अस्थायी बनाने के लिए अर्धपूर्ण कक्षक को भरा, क्योंकि हमें बताया गया हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम से यह बताया गया था कि अर्धपूर्ण कक्षक अपूर्ण की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होते हैं, और जो पूर्ण कक्षक होते हैं वह अर्धपूर्ण की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूर्ण कक्षक तो नहीं बना सकते, लेकिन अर्धपूर्ण कक्षक बना सकते हैं। इसी के कारण हमारा यह नियम लाया गया, जबकि इस वाले में अपूर्ण कक्षक था। अपूर्ण कक्षक होने के कारण मैंने इसको पूर्ण कक्षक बनाया, जो कि सबसे अधिक अस्थायी होता है। इस नियम को आप लोग याद रखिए। ये ऐसे कई हमारे 7-8 एलिमेंट और होते हैं जो होंगे, लेकिन हमारे परीक्षाओं में ये आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, और किसी तत्व के पास अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका चुंबकीय गुण क्या होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चुंबकीय गुण क्या होता है। लास्ट टॉपिक ये, आप ध्यान दीजिएगा इसको। आप देखिए बच्चों, किसी भी एलिमेंट का अगर आप युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे आपका जो चुंबकीय गुण होगा, चुंबकीय जो गुण होता है वो होता है
अनुचुंबकीय। याद रखिएगा, अगर किसी तत्व के पास या किसी आयन के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्म मतलब जो युग्म न बनाए, एकल होता है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा चुंबकीय गुण उसका क्या होगा, कहेंगे अनुचुंबकीय। अगर बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम कहेंगे आपका जो चुंबकीय गुण होगा, चुंबकीय गुण जो होगा वो होगा प्रतिचुंबकीय। याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछता है, इससे बहुत सारे हमारे थीम बनते हैं। आने वाले समय में आवर्त सारणी जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को प्राप्त होंगी। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व के बारे में, पूरी आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं, चाहे वो परमाणु की अवस्था में हो, चाहे आयन की अवस्था में हो, उसका चुंबकीय गुण, उसके पास कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसको आप जान सकते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट के बारे में आप बात करिए, किसी भी, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा उसी के आधार पर हम लोग इसके बारे में व्याख्या करते हैं। जैसे हमारा दिया सोडियम, सोडियम का 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर कोई आपसे पूछे कि सोडियम परमाणु कैसा कैसा तत्व है, तो हम कहेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पे विद्यमान है, तो हम कहेंगे हे सोडियम 3s1। अब हमें बेटा यस उपकोष का कक्षक बनाना है। यस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो आप कहते हैं यस उपकोष में एक कक्षक होते हैं। आप देखिए, एक कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या इसमें युग्म बना कि ये अयुग्म बना, तो आप कहेंगे यहाँ पे युग्म नहीं बन रहा है, ये अयुग्म है। युग्म का मतलब होता है कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। अयुग्म का मतलब क्या हुआ, इसके पास एक है। तो यहाँ पे आप बच्चों कहोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, कहोगे एक है। अगर जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उन तत्वों का चुंबकीय गुण क्या होता है, आप कहेंगे अयुग्मित होगा, सॉरी अनुचुंबकीय गुण होगा। आपका नेचर, चुंबकीय नेचर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, कहेंगे आप कहेंगे अनुचुंबकीय गुण आपका विद्यमान होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। जैसे बच्चों हम लोग मानते हैं, अगर कहता है कोई कापर, कापर है, कापर 29 का 1+1 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये +1 आया तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉनों का निकलने का क्रम होता है वो हमारा बाहर से होता है। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनों को हम निकालते हैं, वो निकालने का जो हमारा क्रम होता है वो हमेशा कहाँ से बेटा होता है, हमारा बाहर से होता है। ठीक है ना, तो बाहर से होता है। तो यहाँ पे जो इसका वास्तविकता में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 कितना हो गया बेटा, यहाँ बेटा हमारा कितने हो गए, 18 हो गए। आप कहेंगे 3d10। जो इलेक्ट्रॉन हमारा जाता है वो बाहरी कोष से जाता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा इसी डी उपकोष में विद्यमान है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, आप इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना शुरू करिए। हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देख रहे हैं बेटा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस पूरे में एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात इसमें कोई भी ऐसा sp_d जो भी उपकोष आपको विद्यमान है उसमें किसी का खालीपन नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात सभी का कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे हमारा शून्य है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु या आयन का शून्य होने पर उसका चुंबकीय गुण जो होता है वह होता है बेटा प्रतिचुंबकीय। तो इसी प्रकार से आपके किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, हमारा आवर्त सारणी से संबंधी हो चाहे जो भी एलिमेंट होंगे, इस पूरे को आप लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय गुण, क्वांटम संख्या, समस्थानिक, समभारिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सारी जानकारियां मैंने परमाणु संरचना में आपको दे दिया। अब जो हमारे रसायन विज्ञान का अगला पार्ट होगा, आपके तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा और उनके गुण धर्मों की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।